जय हिंद सभी साथियों को। और जैसा कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा होगा, जो रामबाण स्टैटिक जीके हम करवा रहे हैं उसमें 111 नंबर क्वेश्चन तक हमने करवा दिया था। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और इसके साथ ही प्रायद्वीप नदी तंत्र भी कुछ हमने करा था। ठीक है, उसको पहले हमने मैप से समझा था, इसके बाद उसके सभी क्वेश्चन देखे थे। तो यदि आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। वो फर्स्ट लेक्चर है रिवर सिस्टम का और इस पूरी बुक का भी, और ये दूसरा लेक्चर होगा रिवर सिस्टम का। ठीक है, तो यहाँ पर जो तो हमें आज 112 नंबर क्वेश्चन से कवर करना है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्रायद्वीप की जो नदियाँ हैं जो पूर्व की दिशा में बहती हैं वहाँ से हम कवर करेंगे। PDF की यदि हम बात करें तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल में देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये रिवर सिस्टम का टॉपिक ख़त्म होगा हम तुरंत इसका PDF डलवा देंगे। टॉपिक वाइज जो हो तो PDF आपके साथ जो हो तो भेज दिए जाएंगे आपके पास। और इसके साथ जब पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा तो एक कंपाइल जो हो तो PDF हम भेजा जाएगा पूरी बुक का, तो आप जैसे भी चाहें उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, यदि टेलीग्राम में किसी भी प्रकार का इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो हो तो मैसेज करेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही हम बात करें तो PDF को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनवाने की कोशिश की है। इसको मैंने ही खुद से बनाया है, इसमें हमने नंबरिंग करी है, देख सकते हैं 1 2। आप यदि रामबाण की बुक देखेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार की नंबरिंग नहीं है, 1 2 करके हमने नंबरिंग भी की है। और कलरफुल कॉम्बिनेशन किया है हेडिंगों में, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ताकि आपको एक आकर्षक लगे और पढ़ने में अच्छा लगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरी बात ये कि ये जो बुक है इसमें रिवर सिस्टम से संबंधित 243 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। कितने? 243। और इसके अलावा बिना नंबरिंग के क्वेश्चन लगभग 100 से 150 क्वेश्चन आपको बिना नंबरिंग के मिलेंगे। तो रिवर सिस्टम से आपको लगभग 350 400 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद आप किसी भी वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, रिवर सिस्टम से शायद ही कहीं से बाहर से क्वेश्चन आए। इवन कि RO लोअर PCS वगैरह सभी जगह ये क्वेश्चन आए हैं, आप देख पाएंगे इनमें सब जगह जो तो जहाँ पर भी पीछे लिखा हुआ है कि किस एग्ज़ाम में आया है वो आप देखते रहिएगा। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पर यदि आप इसको कहीं पे भी यात्रा कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं अपने रूम में, तो आप इसको रिवीजन के तौर पे सुनते रहिए, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब बिना समय को गंवाए हुए हमारा 112 नंबर का क्वेश्चन जो है, तो 112 नंबर का क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी जो जिसे दक्षिण गंगा या बृहद गंगा कहा जाता है, कौन सी नदी है? तो कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी। कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो 113 नंबर क्वेश्चन है, गोदावरी नदी विभाजित होती है। तो गोदावरी नदी 2 धाराओं में विभाजित होती है, गौतमी और वशिष्ठ में। कौन सी? गौतमी और वशिष्ठ में। ठीक है, आगे बात करें 114 नंबर की, तो गोदावरी नदी का जल निकासी बेसिन भारत के किन राज्यों में स्थित है? यानी जो गोदावरी नदी का बेसिन है, मतलब किस किस राज्य से पानी जो बह करके गोदावरी नदी में आता है, ठीक है, उसको बेसिन कहा जाता है। कल भी मैंने बेसिन की परिभाषा बताई थी। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र में, और यदि बात करें तो आपका छत्तीसगढ़ में, और बात करें तो आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, और उड़ीसा का जो पानी है वो जो तो गोदावरी नदी के बेसिन में शामिल है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जितना उड़ीसा है पूरा उड़ीसा का पानी गोदावरी में ही आता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, कुछ हिस्सा गोदावरी की तरफ आएगा, कुछ हिस्सा दूसरी नदियों की तरफ जाएगा, तो ये अलग है। ठीक है, आगे बात करें 115 नंबर की, तो क्वेश्चन है मंजीरा, प्राणहिता, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती और सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? यानी जिसकी सहायक नदियां हैं उसको हम किसकी बोल देंगे? तो किसकी है? गोदावरी नदी की। किसकी हैं? गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी नदी की। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सर्वाधिक
जल ग्रहण, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी जिसके डेल्टा क्षेत्र में कोरिंगा मैंग्रोव स्थित है, तो कौन सी नदी है जिसमें सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता है? तो गोदावरी नदी हो जाएगी आपकी। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन आपके साथ हो जाएगा महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलने वाली प्रमुख पूर्व वाहिनी नदी है, तो कौन सी है? कृष्णा नदी। यदि पूछेगा कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो महाबलेश्वर। ठीक है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, मूसी नदियाँ जिसकी सहायक नदियाँ हैं, किसकी हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। किसकी हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कृष्णा नदी भारत के जिन राज्यों से होकर बहती है, कौन कौन से राज्य हैं? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहकर प्रवाहित होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हंगरी जिसकी सहायक नदी है, तो किसकी है? तुंगभद्रा की। ठीक है, हंगरी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की सहायक नदी है। आगे बात करें 122 नंबर क्वेश्चन है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलने वाली प्रायद्वीप भारत की एकमात्र 12मासी नदी जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, कावेरी है। ठीक है, कावेरी है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। और पीछे आपने क्वेश्चन क्या पढ़ा था? बूढ़ी गंगा। क्या पढ़ा था? बूढ़ी गंगा। देखिए मैं एक बार फिर से क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको यहाँ पे 112 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे आप, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बृहद गंगा, कौन सी? बृहद गंगा और दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा यदि बोला जाएगा तो कावेरी, दक्षिण गंगा बोला जाएगा तो गोदावरी। अब इसमें क्या है कि कभी कभी जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है उसको दक्षिण भारत में नहीं माना जाता। कभी कभी क्या दक्षिण महाराष्ट्र का ज़्यादातर हिस्सा दक्षिण भारत में नहीं माना जाता। ठीक है, जब दक्षिण भारत में नहीं माना जाएगा तो उत्तर भारत में माना जाएगा। तो उत्तर के हिसाब से दक्षिण में कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी। तो इसलिए इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा। ठीक है, और ये तो बृहद गंगा। और यदि इसमें आएगा दक्षिण भारत की गंगा तो उसमें क्या हो जाएगा आपका? कावेरी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कावेरी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें यहाँ पर तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा अगला 123 नंबर। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो कावेरी नदी की सहायक नदियाँ आपकी कौन कौन सी हो जाएंगी? अमरावती, भवानी, हेमवती, काबिनी और लोकपावनी। कौन सी? लोकपावनी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ क्या हो जाएगा? कावेरी नदी मुख्य रूप से साझा की जाती है, तो किन किन राज्यों में है ये? तमिलनाडु, कर्नाटक द्वारा। तमिलनाडु और कर्नाटक में ये सबसे ज़्यादा जो है तो इसका हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम एक पीछे का जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। यहाँ पर जो ये है ये थोड़ा सा याद रखना, जो तुंगभद्रा है तो यहाँ पर ये इसके जो सहायक नदी है हगरी। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा विदेशी नाम जैसे लग रहा है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये रियल में हगरी ही नाम की जो तो तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है और इसका नाम वेदावती भी है। क्या है? वेदावती। ठीक है, वेदावती। तो ये आपको याद रखना, क्या हो जाएगा? वेदावती भी इसका नाम है, तो ये यहाँ पे आप याद रखेंगे। ठीक है, हगरी या तो वेदावती इसका नाम है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे तो 125 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो किन राज्यों के बीच है कावेरी जल विवाद? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो ये हमारा हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे कृष्णा गोदावरी नदी विवाद
कृष्णा गोदावरी नदी का विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों का आपस में विवाद है। ठीक है, आगे बात करें तो कावेरी नदी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सिमसा नदी जो तुमकुर जिले से निकलती है अंततः किस में मिलती है? ये जिसमें मिलती है तो किस नदी में मिलती है? कावेरी नदी में। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे तो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी जिस नदी घाटी में स्थित है? तो कावेरी नदी घाटी में पुदुचेरी स्थित है। आगे बात करें सिहावा पहाड़ियों छत्तीसगढ़ से निकलने वाली उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी जिसका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय बेसिन है, तो कौन सी नदी है? महानदी। कौन सी है? महानदी। ठीक है, इसका प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सबसे बड़ा बेसिन महानदी का है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे तो जो पूर्व की ओर बहने वाली नदी बेसिन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों को कवर करता है, तो कौन सी है? ब्राह्मणी नदी बेसिन। ब्राह्मणी नदी बेसिन झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों की बेसिन को कवर करता है पूर्व की ओर बहने वाली में। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे तो 132 नंबर है बराक नदी यानी जिसको सुरमा भी कहते हैं की प्रमुख सहायक नदी कौन सी हैं? तो मक्कू, तुईवई, सोनाई और रुकनी कटखल। ठीक है, और जीरी लोंगाई। ठीक है, लोंगाई। अब थोड़ा सा जैसे ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो आपको आप यदि किसी बुक में देखेंगे जो स्टैटिक जीके की है या कुछ कोई भी बुक होगी जो जीएस की होगी उसमें इतनी डिटेल से नदियां नहीं दी हुई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। पहले तो बराक ही एक सहायक नदी है, अब बराक में इतनी छोटी छोटी नदियां हैं जिसका नाम लिखा हुआ, तो ये चीज़ आपको इसी बुक से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर रिवीजन तो करना ही है आपको, इसके साथ में यहाँ से याद भी करना है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। आगे बात करें यहाँ पे तो पूर्वी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं, तो पूर्वी घाट से नागावली, वंशधारा। ठीक है, यानी बंगाल की खाड़ी तरफ के हिस्से से जो नदियाँ निकलती हैं उनमें कौन सी हैं? नागावली, वंशधारा। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे तो पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक की नंदी पहाड़ी में। कर्नाटक की नंदी पहाड़ी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे चंबल, बेतवा, सोन नदियाँ जिस ओर बहने वाली नदियाँ हैं? तो उत्तर की ओर। किधर? उत्तर की ओर। चंबल, बेतवा, सोन नदी उत्तर की ओर बहने वाली हैं। चंबल इस प्रकार से बहती है, बेतवा इस तरीके से और सोन इस तरीके से जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित नदियों का क्रम। उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित नदियों का क्रम कौन कौन सी हो जाएंगी? जैसे पहले आपकी गंगा होगी, फिर नर्मदा होगी, फिर महानदी होगी, फिर गोदावरी होगी। तो इस तरीके से ये उत्तर से दक्षिण की ओर सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारे साथ यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी? गंगा हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा महानदी है, हाँ महानदी, इसके अलावा कावेरी। कौन सी? कावेरी। ठीक है, ये आपकी जो तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है जो नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुतन्नी से होकर बहती है, कौन सी नदी है? नंदी नदी। कौन सी नदी? नंदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो यहाँ पर है अंतर्देशीय नदियाँ एवं अन्य अफवाह। ठीक है, जो भारत के अंदर बहती हैं उनकी बात करेंगे हम। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे तो क्वेश्चन हमारे साथ अरावली जो पुष्कर घाटी नाग पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, अरावली पुष्कर घाटी नाग पहाड़ से जो निकलती है से निकलने वाली थार मरुस्थल की नदी जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, कौन सी नदी है? लूनी नदी, भूमि बाधित नदी। इसका मतलब क्या है? जो लूनी नदी है वो समुद्र में गिरती ही नहीं है,
एक मरुस्थल है कच्छ का रण, वहीं ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ, जिस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है वो भी ये लूनी नदी है, क्योंकि जब ये ऊपरी हिस्से में रहती है जहाँ पर मरुस्थल नहीं है वहाँ पर सही पानी रहेगा, और जब मरुस्थल में पहुँचेगी तो वहाँ पर नमक की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ये खारी हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करें, रेगिस्तानी नदियाँ जो कुछ दूरी तक बहने के बाद मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं, कौन कौन सी हैं? तो रूपेन नदी, लूनी नदी हो जाएंगी आपकी। रूपेन नदी और लूनी नदी ये दोनों जो तो मरुस्थल में समा जाती हैं। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे, भारत की सबसे छोटी नदी तो अरवरी नदी, कौन सी? अरवरी नदी। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे, बड़ी नदी द्रोणियों के में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी है, कौन सी है? साबरमती नदी की द्रोणी। किसकी? साबरमती नदी की द्रोणी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा? बड़ी नदी द्रोणियों में क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी, मतलब जितनी भी नदियों की द्रोणियाँ हैं, ठीक है, उनमें से सबसे छोटी नदी कौन सी? किस नदी की द्रोणी सबसे छोटी है? तो कौन सी हो जाएगी आपकी? कौन सी हो जाएगी? साबरमती। कौन सी हो जाएगी? साबरमती। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे साथ क्या है? अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी भारत के जिस राज्य से निकलती है, कौन सा राज्य है? राजस्थान। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है आपको कि यहाँ पर ऊपर एक शब्द आया था नदी द्रोणी। ठीक है, तो मैंने कल भी बताया था नदी बेसिन के बारे में, तो नदी द्रोणी और नदी बेसिन एक ही शब्द हैं। नदी द्रोणी और नदी बेसिन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पर एक मुख्य नदी है, ठीक है, ये एक मुख्य नदी बह रही है, तो यहाँ पे इधर से कुछ सहायक नदियाँ आ जाए, इधर से कुछ, इधर से कुछ, इधर से, ऐसे करके, तो जो ये पूरा जो पानी है इस क्षेत्र का, ये जो बह करके जा रहा है, तो इसको नदी बेसिन या नदी द्रोणी कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ, भारत के जिस राज्य में सबसे छोटी नदी द्रोणी प्रणाली स्थित है, तो कौन सा है? राजस्थान, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ हैं और वहीं पर सबसे छोटी नदी द्रोणी मिलेगी। ठीक है, आगे बात करें, बांध, झीलें, जलप्रपात और जलमार्ग, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जहाँ सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप, मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है, आबाद का मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं, वो कौन सा है? माजुली द्वीप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिस नदी पर है, तो किस नदी पर है? शरावती नदी पर। किस नदी पर है? शरावती नदी पर। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध जलप्रपात एवं द्वीप कौन सा है? तो शिव समुद्रम। कौन सा है? शिव समुद्रम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पर, जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बनता है? तो नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, किस नदी पर है? इंद्रावती पर। किस नदी पर है? इंद्रावती पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर है? तो ये किस राज्य में है? तो किस राज्य में हो जाएगा? उत्तराखंड में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे, भाखड़ा नागल बांध जिस नदी पर बनाया गया है, तो किस नदी पर हो जाएगा? सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध और श्री सैलम परियोजना जिस नदी पर है, तो कौन सी है? कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध और श्री सैलम परियोजना किस नदी पर हो जाएगी? कृष्णा नदी पर। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन की बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, जोजवा बांध और ओंकारेश्वर योजना जिस नदी से संबंधित है, वो कौन सी है? नर्मदा नदी। ठीक है,
ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर, जोजवा और सरदार सरोवर बांध। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे हरीके बैराज इंदिरा गांधी नहर का उद्गम, हरीके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ठीक है, इसलिए ये लिखा है। किन दो नदियों के संगम से हैं, तो किसके, ब्यास और सतलज के, किसके, ब्यास और सतलज के। ठीक है, आगे बात करने पे तो अगला क्वेश्चन है खड़गवासला बांध जिस नदी पर बना है, तो किस नदी पर है, मूथा नदी पर। कौन सी, मूथा नदी पर। अगला क्वेश्चन है पोंग बांध का निर्माण जिस नदी पर किया गया है, किस नदी पर है, ब्यास नदी पर। किस नदी पर, ब्यास नदी पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पर गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध जिस नदी पर निर्मित है, तो कौन सी हो जाएगी, चंबल नदी। कौन सी, चंबल नदी। कौन सी हो जाएगी, चंबल नदी। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर अगला क्वेश्चन है उकाई बांध, उकाई बांध किस नदी पर है, तो ताप्ती नदी पर। किस नदी पर, ताप्ती नदी पर। ये सारे आप याद रखेंगे, आप कुछ भी कर रहे हो, खाना बना रहे हो, यात्रा कर रहे हो, इसको आप सुनते जाइए, आपका रिवीजन होगा। और कुछ जो चीज़ें हैं इसमें बहुत डिटेल से दी हुई हैं, वो आपको सिंपली सभी बुकों में नहीं मिलेगा। ठीक है, जो क्योंकि कुछ नदियां हैं उनकी भी सहायक नदियां हैं, तो वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जहाँ पर आपको याद ना हो तो उसको याद भी करना है, और जो चीज़ आपको याद हो उसको रिवीजन के तौर पे देखना है। अगला क्वेश्चन है माता टीला बांध जिस नदी पर बना है, तो किस नदी पर, बेतवा नदी पर। ठीक है, और ये झांसी में है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे बाणासुर सागर बांध जिस नदी पर स्थित है, तो कहाँ पर हो जाएगा, काबिनी नदी पर। किस पर, काबिनी नदी पर। अगला है रविशंकर बांध जिस नदी पर स्थित है, तो कहाँ पर हो जाएगा, महानदी पे। कहाँ पर, महानदी पे। अगला क्वेश्चन है भारत का रूलर बांध कहलाने वाला इंद्रावती बांध किस नदी पर हो जाएगा, तो इंद्रावती नदी पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा भागीरथी हुगली प्रणाली हल्दिया से लेकर प्रयागराज तक। ठीक है, जो भारत में सबसे लंबा जलमार्ग वाला है। ठीक है, तो किस नदी पर होगा ये, गंगा नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सादिया से धुबरी तक जिस नदी पर है, तो कौन सा है, ब्रह्मपुत्र पर। किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र पर। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग जिस राज्य में स्थित है, राष्ट्रीय जलमार्ग जिस राज्य में स्थित है, तो केरल में। राष्ट्रीय जलमार्ग जिस राज्य में स्थित है, तो केरल में। ये जब एग्ज़ाम में आया हुआ होगा क्वेश्चन, तो उसमें 4 जब ऑप्शन हुए होंगे राज्यों के, तो उनमें से 3 राज्यों में जलमार्ग नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो इसमें इसीलिए यहाँ पर केरल का नाम आया है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर तो राष्ट्रीय जलमार्ग 4 किन नदियों से संबंधित है, तो गोदावरी और कृष्णा से। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे महानदी, ब्राह्मणी डेल्टा और ईस्ट कोस्ट कैनाल जिस राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़े हैं, तो कौन सा है, NW5 से। ठीक है, NW5 से नेशनल वाटर जलमार्ग। ठीक है, वाटर रोडवे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो तो कौन सा हो जाएगा, NW5। तो आगे बात करें पे तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक बार इस क्वेश्चन को और देखते हैं। महानदी, ब्राह्मणी डेल्टा और ईस्ट कोस्ट कैनाल जिस राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़े हैं। ठीक है, महानदी और ब्राह्मणी नदी जो डेल्टा है वो और ईस्ट कोस्ट कैनाल जिस राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़े हैं, कौन सा है, NW5 से। ठीक है, नेशनल वाटरवे 5 से। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 NW10। ठीक है, जिस राज्य में स्थित है, जिस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। ठीक है, किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बूलर झील। ठीक है, आगे बात करें तो लोकटक झील तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, तो कहाँ पर है, मणिपुर में। कहाँ पर है, मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में। आगे बात करें यहाँ पर तो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जिस नदी पर है, तो किस नदी पर है, चेनाब नदी पर। किस नदी पर, चेनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा नदी पुल जिस नदी पर है, तो कौन सा हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर। आगे बात करें यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पर
ताउपो झील स्थित है कहाँ? न्यूजीलैंड में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। आगे बात करें यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे सही सुमेलन है सरोवर और राज्यों का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिलान का क्वेश्चन था। तो पुलिकट जो सरोवर है वो आंध्र प्रदेश में है, हरिके बैराज जो है तो आपका पंजाब में है, नल सरोवर आपका कहाँ पे है? गुजरात में होगा। कहाँ पे? गुजरात में। और वेंदा थांगल कहाँ पे है? वेंदा थांगल तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? फरक्का, फरक्का डैम, ठीक है। यहाँ से एक डैम भी है, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो नदी किनारे बसे नगर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको पूरा PDF में कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा। और ये पहले कुछ दूसरे कलर में लिखा था जो विजुअल नहीं था पीले में, हमने इसके कलर बदल दिए हैं, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आगरा का किला और दिल्ली जिस नदी के किनारे स्थित हैं तो कौन सा हो जाएगा? जमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? जमुना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है गुवाहाटी शहर जिस नदी के किनारे बसा है तो कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र। किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की, तो अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की वह नदी जो अयोध्या शहर से होकर बहती है तो कौन सी हो जाएगी? सरयू नदी। कौन सी? सरयू नदी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है पवित्र शहर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे साथ पवित्र शहर उज्जैन जिस नदी के तट पर स्थित है तो कौन सी हो जाएगी? क्षिप्रा नदी। कौन सी हो जाएगी? क्षिप्रा नदी, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन है हैदराबाद। हैदराबाद शहर जिस नदी के तट पर स्थित है तो मूसी नदी के तट पर स्थित है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चाहे डैम से संबंधित हो, चाहे किसी शहर जो शहर है वो जिस नदी के किनारे स्थित हो वो हो, और सहायक नदियाँ हों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है आपको। क्वेश्चन है हमारे साथ यहाँ पे अहमदाबाद शहर जिस नदी के तट पर स्थित है तो कौन सा हो जाएगा? साबरमती, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे अगला क्वेश्चन कुंभ मेला स्थल नासिक जिस नदी के तट पर स्थित है तो कौन सा हो जाएगा? गोदावरी, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? कानपुर। कौन सा हो जाएगा? कानपुर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारे साथ यहाँ पे अजमेर जिस नदी के तट पर स्थित है तो किस नदी के तट पर है? लूनी के। किसके है? लूनी के। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है इनाम गांव का पुरातात्विक स्थल जिस नदी के किनारे स्थित है तो घोड़ नदी। कौन सी नदी? घोड़ नदी। आगे बात करें तो अजंता गुफाएं जिस नदी के किनारे स्थित हैं तो किस नदी के किनारे हैं? वाघोरा नदी, वाघोरा नदी के किनारे, ठीक है। आगे बात करें रानी की बाव जिस नदी के तट पर स्थित है तो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो भारतीय पटसन उद्योग और टी पार्क मुख्य रूप से जिस नदी के किनारे केंद्रित हैं तो किस नदी के किनारे हैं? टी पार्क और भारतीय पटसन उद्योग हुगली नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ पर यदि हम ऊपर बात करें यहाँ पर तो जो सरस्वती नदी है वो इस समय जो तो नहीं मानी जाती है कि प्रवाहित होती है, ठीक है। इसको घग्घर भी बोलते हैं, ठीक है। तो पुराने समय में इसका वो था, अभी ये नहीं है, ठीक है, जो ये हड़प्पा से संबंधित है, ठीक है। आगे बात करें पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे यमुना और बेतवा नदी का संगम जहाँ पर होता है तो हमीरपुर में, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित होने वाला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो आपका बिहार में होता है कौन सा? सोनपुर मेला। कौन सा? सोनपुर मेला, ठीक है। हड़प्पा प्राचीन स्थल जिस नदी के तट पर है तो किसके हैं? रावी के तट पर हड़प्पा शहर था, ठीक है। विश्व की नदियाँ और महासागर, विश्व की नदियाँ और महासागर की बात करेंगे तो क्वेश्चन है हमारे साथ यहाँ पर कि सीन नदी के किनारे जो शहर स्थित है तो कौन सा है? पेरिस। जो पेरिस है आपका सीन नदी के किनारे स्थित है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूरी गंभीरता के साथ इनका रिवीजन करना। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध नील नदी उत्तरी अफ्रीका जिसकी लंबाई है 6695 किलोमीटर, 6695 किलोमीटर, जिस सागर में गिरती है तो कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। किधर से किधर की ओर बहती है आपकी? दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, ठीक है, और भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे, और इसकी यदि बात करें
तो ये निकलती कहाँ से है? नील नदी जो है तो ये आपकी विक्टोरिया झील से निकलती है। ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना, हो सकता है अगला आगे क्वेश्चन भी हो इसका। तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? अमेजन नदी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? अमेजन नदी। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी कौन सी है? मर्रे और डार्लिंग नदी। ठीक है, मर्रे और डार्लिंग नदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे प्रशांत महासागर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? अमूर नदी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कांगो नदी को पहले जिस नाम से जाना जाता था तो जायरे, किस नाम से? जायरे नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है महावेली गंगा जहाँ की सबसे लंबी नदी है तो श्रीलंका की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लगभग त्रिकोणीय आकार वाला महासागर हिंद महासागर है। ठीक है, कौन सा सागर है? त्रिकोण के आकार का कौन सा सागर है? हिंद महासागर। इस आकार का और दुनिया का सबसे दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा आपका? अटलांटिक सागर। कौन सा हो जाएगा? अटलांटिक सागर। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है पीला सागर किन के बीच स्थित है? तो ये चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच स्थित है। ठीक है, जिसपे चीन दावा करता है कि ये उसका है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे सुंडा जल डमरू मध्य जिस सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है तो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है सुंडा जल डमरू मध्य। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पर पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए महासागर कौन कौन से हैं? तो आपका अटलांटिक और प्रशांत महासागर। कौन सा? अटलांटिक और प्रशांत महासागर। आपको इन सारी चीज़ों के लिए मैपिंग की बहुत बेहद ज़रूरत है। ठीक है, यदि आप थोड़ी बहुत मैप देख रहे होंगे, आप अपने रूम में यदि केवल दीवार पर केवल चिपका कर नहीं रखे होंगे तो आपको ज़रूर ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे विक्टोरिया जलप्रपात किन देशों की सीमा पर स्थित है? तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे। किसके? जाम्बिया और जिम्बाब्वे के सीमा पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड कैनियन क्या है? तो ग्रैंड कैनियन एक गहरी घाटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिसिसिपी डेल्टा जिसका उदाहरण है तो किसका है? अंगुलित या पंजक का। किसका उदाहरण है? अंगुलित या पंजक। अंगुलित या पंजक का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो डेल्टा हमारा इस तरीके से बन जाता है उसको अंगुलित या पंजक बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो हो तो ऐसा यदि कोई डेल्टा बन रहा है तो उसको अंगुलित या पंजक बोला जाता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले नदी बेसिन हैं तो कौन से हैं? कांगो, कोलंबिया और इसके साथ में यांगत्से। कौन सी? यांगत्से। ये जो है तो अधिकतम जल क्षमता वाले जो तो आपके नदी बेसिन है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे तो बांग्लादेश में स्थित यमुना, पद्मा, मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई है। सागर तल से ऊंचाई है तो 20 से 50 मीटर। कितनी है? 20 से 50 मीटर। तो ये तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इतना अमूमन जल्दी कहीं नहीं पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पर समान विशेषताएं एवं विविध। ठीक है, समान विशेषताएं एवं विविध। हम जो 243 क्वेश्चन हैं उनको आज पूरा कर लेंगे, फिर अगला एक लेक्चर इसमें और लेना पड़ेगा जिसमें और एडिशनल चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो नदी में विसर्प का विकास जिस कारण से होता है तो समतल भूभाग में पार्श्व अपरदन के कारण। तो नदी में विसर्प का मतलब क्या है? जब हम कोई नदी जैसे इस तरीके से बह रही है और ये जो ऐसा जो आकार है वो विसर्प है। ठीक है, तो जब ये समतल क्षेत्र में पहुंचेगी तभी होता है। जहाँ से इसको थोड़ा बहुत जो तो पानी जाने का रास्ता मिलेगा उसको विसर्प बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखने को मिलती है विसर्प। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे गार्ज सामान्यतः जिस प्रकार की भूवैज्ञानिक संरचना में विकसित होते हैं
तो किस प्रकार की संरचना में विकसित होते हैं? कठोर और चट्टानों में नदी के ऊपरी भागों में, चट्टानों में नदी के ऊपरी भागों में गार्ज। ठीक है, गार्ज मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या है। यहाँ पर हम थोड़ा समझेंगे कि ये गार्ज क्या है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो यहीं पे समझते हैं कि ये 3 चीज़ें होती हैं, एक वी आकार की घाटी, एक यू आकार की घाटी और एक होता है गार्ज। ठीक है, तो जो वी, ये तीनों चीज़ें नदियों के द्वारा बनाई जाती हैं। जैसे नदी का फ्लो धीमा है, बहुत तेज़ नहीं है, तो वो आपका वी आकार की घाटी बनाएगा, कम कटाव करेगा। ठीक है, यदि आपका यदि जो तो यहाँ पर हम पेन दूसरा लेते हैं, यहाँ पर कम कटाव करेगा इस क्षेत्र में, और यदि नदी का बहाव और तेज़ है तो वो इस क्षेत्र में और जब कटाव करेगा तो ये यू का शेप ले लेगा। लेकिन जब आपकी चट्टानें, नदियाँ जब बहती हैं, जब चट्टानें काटती हैं, तो जब वो सीधा ऐसे एक बना देती हैं बीच में, इसको गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। ये अगल बगल ज़मीन है और यहाँ से नदी फ्लो हो रही है इस प्रकार से, तो ये गार्ज इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना कि गार्ज क्या है। अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पर कि प्राकृतिक तटबंध सामान्यतः जिससे संबंधित होते हैं, तो बड़ी किससे संबंधित होते हैं? बड़ी नदियों के बाढ़ के मैदान से। ठीक है, जहाँ पर आपकी बड़ी नदियाँ होंगी और बाढ़ आएगी तो वहाँ पर तटबंध बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? तटबंध बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो उस समय काफ़ी सारा अवसाद लेकर के आती है, मिट्टी लेकर के आती है, और वो मिट्टी धीरे धीरे किनारों में जमा होने लगती है, तो इससे तटबंध बन जाता है, उसको प्राकृतिक तटबंध बोला जाता है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पर, नदी या जलधारा के प्रवाह को रोककर बनाया गया मानव निर्मित जल निकाय, नदी या जलधारा के प्रवाह को रोककर बनाया गया मानव द्वारा जल निकाय जलाशय कहलाएगा। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे, जब कोई नदी समुद्र के पास पहुँचते ही कई छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है तो उसे डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा। क्या कहेंगे? डेल्टा कहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे, जब कोई नदी नई धारा विकसित करके मुख्य नदी से अलग हो जाती है तो वह बनाती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सबो झील, यू आकार की झील बोलते हैं। ठीक है, जब एक नदी नई धारा विकसित करके मुख्य नदी से अलग हो जाती है तो वह बनाती है, क्या बनाती है? ऑक्सबो झील बनाती है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे। यहाँ पर थोड़ा देखते हैं खाली जगह, यहाँ पे देखें, जैसे ये आपकी नदी प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये आपकी नदी प्रवाहित हो रही है। अब ये आपकी नदी धीरे धीरे ये क्या करेगी कि यदि अपना ये रूट बदलेगी, यदि अपना ये रूट बदलेगी और ये यहाँ से न जा कर के ये यहाँ से जाने लगी। ठीक है, यहाँ से जो इसका पुराना रास्ता था इधर से नहीं जाएगी, अब ये जाएगी इधर से। ठीक है, यहाँ से जाएगी, तो यहाँ पर जो पानी का भराव होगा वो जो हो तो एक झील का निर्माण लेगा और उसको ऑक्सबो लेक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ऑक्सबो लेक। और यहाँ पे आप देखेंगे भी कि जब ये इस तरीके से है और नदी कुछ दिनों में यहाँ से आ गई तो ये चीज़ यू का शेप ले लेगी, इसीलिए इसको यू आकार का झील बोलेंगे। ठीक है, या तो ऑक्सबो झील बोलेंगे। ठीक है, इसको ऑक्सबो को क्या बोलते हैं? गोखुर झील। मतलब ये जो गाय होती है उसके खुर का जैसा शेप लेती है, क्योंकि गाय का खुर भी आपका कुछ इसी तरीके का होता है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे बात करें यहाँ पे, तो नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति को जलोढ़ पंख कहते हैं। क्या बोलते हैं? जलोढ़ पंख। निक्षेप से जो बनती है उसको जलोढ़ पंख बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया हो। यदि नहीं समझ में आए तो इसको एक बार और समझ लीजिए। निक्षेप का मतलब जब आपके अवसाद है ना, जब जैसे मान के चलिए नदी बह करके जा रही है और ये यहाँ पर बहुत सारा अवसाद इकट्ठा करेगी, मिट्टी कचड़ा, तो ये जो यहाँ पर आकृति बनेगी उसको क्या बोलेंगे? निक्षेपी। ठीक है, माफ करिएगा, इसको क्या बोलेंगे? जलोढ़ पंख बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जलोढ़ पंख बोलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उत्तर के मैदानों से निकलने वाली नदियों का अफवाह तंत्र कैसा है? तो वृक्षनुमा या
दुमाकृतिक क्या है, वृक्षनुमा। तो इसका मतलब क्या है, जब अफवाह तंत्र जैसे ये हमारी गंगा नदी है, क्या है ये गंगा नदी, ठीक है, और गंगा नदी की ऐसे ऐसे सहायक नदियाँ ये आ रही हैं आपकी दोनों तरफ से, तो ये किस प्रकार का आकार ले रही है, किस प्रकार का, वृक्ष के आकार का, इसलिए इसको वृक्षनुमा बोला जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे कि जिस नदी में खाड़े पासुओं वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं, महाखंड कहते हैं, क्या कहते हैं, संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं, महाखंड कहते हैं, ठीक है। आगे बात, महाखड्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, महाखड्ड। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे कि 12मासी नदियों में जल कहाँ से आता है, तो बर्फ़ पिघलने से आता है, ठीक है, क्योंकि यदि बारिश कम होगी और जो अपनी प्रायद्वीप भारत की नदियाँ हैं, बारिश कम होगी तो पानी कम निकलेगा ज़मीन से, तो नदियों का पानी सूखेगा, लेकिन जो बर्फ़ है वो पिघलती रहेगी, तो 12मासी नदियाँ ज़्यादातर जो बर्फीली क्षेत्र से आई हैं वही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें तो अरावली पर्वत श्रृंखला किसके बीच जल विभाजन का कार्य करती है, तो अरावली श्रृंखला आपकी किसके बीच, सिंधु और गंगा के बीच जल विभाजन का कार्य करती है, ठीक है। कैसे, क्योंकि इस तरफ से आपकी सिंधु नदी बह रही है और इस तरफ से आपकी गंगा नदी बह रही है, इस तरीके से, ठीक है, और आपका ये अरावली इस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो तो जो बॉर्डर है वो आपकी अरावली बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तो इसीलिए क्वेश्चन है कि सिंधु गंगा और सिंधु के जल विभाजन का कार्य कौन करेगी, अरावली करेगी, ठीक है, कौन करेगी, अरावली करेगी, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर तो अगला क्वेश्चन है हमारे साथ यहाँ पे कि दिल्ली रिज जिस नदी जल विभाजन के बीच स्थित है, तो कौन सा हो जाएगा, गंगा और सिंधु, ठीक है, क्योंकि जो अरावली है वो अरावली आपकी दिल्ली तक विस्तृत है, ठीक है, उसका लास्ट छोर। आगे बात करें यहाँ पर तो भारत की अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ की पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण क्या है, पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण क्या है कि प्रायद्वीपीय ब्लॉक का दक्षिण पूर्व की ओर झुकाव, जो हमारा जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप मतलब केवल हमारा जो ये नीचे का जो हिस्सा है भारत का, उसका जो झुकाव है तो आगे की ओर ज़्यादा है, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि नदियाँ हमारी यहाँ से इस छोर से निकल रही हैं और वो इसी तरफ जा रही हैं, जो हमारा जो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इस तरफ जो पश्चिमी घाट है, जो पश्चिमी घाट है इस तरफ से, यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला है, तो यहाँ के इस हिस्से से जो नदियाँ निकलती हैं वो सीधे इसी तरफ आती हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नदियाँ छोटी छोटी हैं जिनकी लंबाई बहुत कम है, तो वही नदियाँ आपकी जो है तो अरब सागर की ओर गिरती हैं, बाकी सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्या है, छबी मूरा रॉक नक्काशी जो गोमती नदी के किनारे स्थित है, भारत के जिस राज्य में है, तो कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा में। कहाँ पे हो जाएगा, त्रिपुरा में। आगे बात करें यहाँ पे तो भारत और नेपाल के बीच जो नदी सीमा बनाती है तो कौन सी, काली नदी, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो चंबल नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटियाँ जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं हैं, क्या कहलाती हैं, तो चंबल के द्वारा जो घाटियाँ काटी गई हैं उनको बीहड़ कहते हैं, क्या बोलते हैं, बैडलैंड, मालवा पठार कहते हैं, क्या बोलते हैं, मालवा का पठार बोलते हैं, ठीक है। बैडलैंड मतलब बेकार ज़मीन, ठीक है। और यहाँ पर चंबल नदी में बीहड़ भी बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। बीहड़ किस सेंस में, जैसे नदी आपकी ऐसे नदी बह रही है, ठीक है, और बहुत सारा पानी इधर उधर से बह करके आएगा, तो ये जो इधर से पानी बह के ये जो बीच में है ना, तो यहाँ पर आपका ऊंचा रहेगा और जहाँ से पानी बह करके आ रहा है वहाँ पर गड्ढा रहेगा, तो उसको बीहड़ बोलते हैं, ठीक है। और डाकुओं के लिए बहुत फेमस था बीहड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे चोएस जो एक मौसमी नदी है, मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो पंजाब और हरियाणा के मैदान में, ठीक है। जो चोएस नदियाँ हैं
मतलब जो क्या बोलते हैं मौसमी नदियाँ हैं वो मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे साथ यहाँ पे, वैदिक सभ्यता जिस नदी के किनारे विकसित हुई, तो सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग खारा प्रतिशत कितना है? 97% पानी खारा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी पठार में कोयला भंडार जिस नदी घाटी से संबंधित है, तो दामोदर नदी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, रिसने द्वारा जमा किए गए भूजल को कहा जाता है, मतलब रिस के थोड़ी थोड़ी, तो क्या बोलते हैं उसको? जलभृत। क्या बोलते हैं? जलभृत। अगला क्वेश्चन है हमारे साथ यहाँ पे, कर्क रेखा के उत्तर में जो नदी बहती है वो कौन है? यमुना नदी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे है? कर्क रेखा के ऊपर तो कई सारी नदियाँ हैं, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में 3 नदियाँ कर्क रेखा के नीचे वाली दी होंगी, जैसे गोदावरी दे दिया, जैसे आपका कावेरी दे दिया, कृष्णा दे दिया, पेन्नार दे दिया, यमुना दे दिया। ठीक है, तो ये आपका। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश से होकर बहने वाली नदी है, तो कौन सी है? बेतवा नदी। ठीक है, ये भी वो उसी हिसाब से है क्वेश्चन, ऑप्शन के हिसाब से। आगे बात करते हैं, लुप्त प्राय काली कालर वाली पीली कैटफिश जिस नदी में पाई जाती है, तो चालाकुड़ी नदी में आपकी लुप्त प्राय काली कालर वाली पीली कैटफिश पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे, और ये कहाँ पाई जाती है? चालाकुड़ी नदी केरल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नदी का वह क्षेत्र जहाँ समुद्र और ज्वार का प्रभाव होता है कहलाता है मुहाना। क्या कहलाता है? मुहाना। ठीक है, तो नदी का मुहाना, जैसे जहाँ पर नदी समुद्र में पानी प्रवाहित कर रही है वहाँ पर जो हिस्सा है उसको मुहाना बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे, तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा जहाँ होती है, तो कहाँ पर? कोरोमंडल तट पर अधिकतम बारिश होती है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 300 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे, चंबल नदी के अफवाह तंत्र का प्रकार है, तो कैसा है? अध्यारोपित प्रवाह। अध्यारोपित प्रवाह है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ, वह नदी तंत्र जो सर्वाधिक पुराना है, कौन सा है? इंडो ब्रह्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पर पर्यावरण के लिए नदी विभाजन जैसी प्रक्रिया मूल्यवान भू आकृतियाँ बना सकती हैं जो वनस्पति के विकास में सहायक होती हैं। ऐसी भू आकृतियों का उदाहरण है नदी डेल्टा। ठीक है, नदी जो डेल्टा हैं ये बहुत ही उपजाऊ होते हैं। ठीक है, पर्यावरण के लिए नदी विभाजन जैसी प्रक्रिया मूल्यवान भू आकृतियाँ बना सकती हैं। ठीक है, तो जो डेल्टा होते हैं बहुत ही मूल्यवान होते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम एक शब्दावली देख लेते हैं। यहाँ पे चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार है अध्यारोपित, तो ये मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपको दिक्कत करे, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? अध्यारोपित का अर्थ क्या होता है कि जैसे मानकर चलिए कोई नदी है और उसके प्रवाह में इतना ताकत है, इतनी शक्ति है कि जब वो ऊपरी हिस्से में थी, जब वो अपने शुरुआती हिस्से में थी, तब मानकर चलिए वहाँ पे कोई नर्म चट्टानें हैं, उनको काट करके आगे बढ़ रही है। फिर जब वो निचले हिस्से में आती है तो निचले हिस्से में मानकर चलिए उसे कठोर चट्टानें मिलती हैं, तो उन चट्टानों को, उन पहाड़ों को बाईपास किए बिना बीच से काट करके निकलती है, उसी को अध्यारोपित प्रवाह कहते हैं। मतलब कि उसकी जो ताकत है अभी भी उतनी ही बरकरार है जितना ऊपर थी, यानी कठोर चट्टानों से साइड होकर नहीं निकलती, उनको भी काट करके निकलती है, उसको अध्यारोपित प्रवाह कहते हैं। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है बारहमासी नहीं होने वाली प्रमुख नदियाँ हैं जो मुख्यतः वर्षा ऋतु में बहती हैं, तो कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, तो ये कुछ बड़ी नदियां हैं, बाकी तो बारहमासी नदियां बहुत सारी हैं जो बारहमासी नदियां नहीं हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पर हो जाएगा,
पश्चिम तटीय मैदान की विशेषता है। तो क्या है पश्चिम तट मैदान की विशेषता? कि यह गुजरात का मैदान नर्मदा ताप्ती द्वारा बना है, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती द्वारा बना है, और इसकी औसत ऊंचाई पूर्वी तटीय मैदान से कम है, ठीक है। तो जो गुजरात का जो तट है वो आपका नर्मदा और ताप्ती के द्वारा बनाया गया है, और इसकी जो ऊंचाई है पूर्वी तट से कम है। ये पश्चिम आपका तट की विशेषता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से हम कल करेंगे और इसे जो तो हम एक लेक्चर में ख़त्म कर देंगे पूरा, तो 3 लेक्चर में आपका रिवर सिस्टम हो जाएगा। तो ये आपके 243 क्वेश्चन जो डायरेक्ट रहे हमने यहाँ तक कवर किया, ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे बताया था। अब लगभग 100 क्वेश्चन से तो ऊपर होंगे शायद, मतलब फैक्ट टाइप और जो आपको याद कराने के लिए एक रिवीजन टाइप की चीज़ है जो दी हुई है, क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन अभी 10-11 क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस सेट पे बेस्ड हैं, और इसके बाद आपको रिवीजन के लिए दिया गया है मैटर, ठीक है। तो हम पूरा कवर करेंगे अगले लेक्चर में, और PDF आपको मिल जाएगा अगले लेक्चर के बाद। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।